जो आपका इतना परम वैभव था, उसके गिरने की निशानी है। तो जो समाज हर छोटी छोटी चीज के ऊपर हर बात को देखता हो, उसकी दिशा क्या है, उसको आर्किटेक्चर के एंगल से देखता हो, उसको संस्कृति के एंगल से देखता हो, इतना साइंटिफिक समाज दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं, और उसको मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में दुनिया में लोग कहीं है ही नहीं। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए सोचें, पार्टियां वार्टियां कुछ चीज नहीं होती, ये दुकानें होती है, इसके अलावा इसकी कोई महत्वता नहीं होती, और विचारधारा से कोई पार्टी वार्टी नहीं चलती। आप मुझे बताइए, आपके यहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है? हर मंदिर की अपनी एक साइंटिफिक वैल्यू है कि नहीं है? क्या हमारे समाज में बताया गया कि जो महाकाल है, चाहे उज्जैन में हो, चाहे नासिक में हो, इसकी साइंटिफिक मतलब क्या है? इसका ये किस कारण से बने थे, क्यों बने थे? क्या किसी ने कोशिश की कि जितने पुराने मंदिर हैं उनको जाकर देखा कि ये क्यों है, कैसे हैं, यहां पे ये मंदिर ऐसा क्यों है, वहां ये मंदिर ऐसा क्यों नहीं है? मैंने यही कहा कि ये कम से कम काम हमारे बुजुर्ग अध्यापक, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, अगर वो ये भी बात कहते, हर घर में शायद 15 दिन में भी एक बात ये उठती, तो आज पूरी दुनिया आपको उसी दौर से जानती है। इसलिए पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका से लेकर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि हमारे यहां बड़े होने और जेंटलमैन की परिभाषा क्या बताई गई है? जेंटलमैन मतलब टाई, कोट, पैंट, हैट, चश्मा और अंग्रेजी। इन्हीं जेंटलमैन ने इस देश को गुलाम बनाया। ये जेंटलमैन नहीं है, ये जेंटलमैन जैसे कपड़े पहन के धूर्त मक्कार लोग हैं। इसलिए हमारे समाज में हमारे बच्चे को बताया गया, वो पैदा होने से पहले हजारों किस्से बॉम्बे और दिल्ली के अंदर हैं। घरों में सनातनी परिवार में बच्चे पैदा नहीं होते, उनका जन्म नहीं होता है, उससे पहले सेंट फिडेलिस में उनका एडमिशन का रिजर्वेशन हो जाता है। और सेंट तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई अमेरिका से या इंग्लैंड से वर्ड आया। उन्होंने अंग्रेजी में संत को सेंट कह दिया। अंग्रेजी पहले आई थी या संस्कृत पहले आई थी? तो भाई आपको किसने कहा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो आपने स्कूल बना रखे हैं सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल? कभी कभी ऐसा लगता है अपना जूता उतार के अपने सर पे मारना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कुछ चीजों को समझेंगे तो शायद आपको लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। लेकिन मैं बार बार पीछे जाकर रोना नहीं चाहता। मैं कहता हूं अगर आज से भी हमें यह बोध हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। यूरोप में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था। ये जो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ये नहीं था। वहां की कल्पना ये थी कि एक पुरुष और एक महिला के बीच में उच्चतम सुख प्राप्त करने के लिए उनका मेल होता है। उनकी फिलॉसफी कहती थी कि एक आदमी और औरत के बीच में परम सुख प्राप्ति के लिए यह मिलन होता है, उसमें होने वाली, उत्पन्न होने वाली कोई भी बच्चा या बच्ची उस सुख को कम करती है। यह उनकी कल्पना थी। इसलिए उस मिलन से जिस बच्चे की उत्पत्ति हुई है वो बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा। तो यूरोप में इसके ऊपर यह तय किया गया कि ऐसा ही जैसा यह बड़ा सा हॉल है, इस हॉल में के बाहर एक टोकरी रखी होगी,
वो जो संतान पैदा परम सुख प्राप्ति में हो गई है, उस औलाद को उस डलिया में, उस कमरे के बाहर छोड़ जाते थे। और स्टेट यानी राज्य सरकार का काम यह होता था कि उस बच्चे को पाले। तो ये जो कमरा है, इसमें एक आदमी बिना शादी के पिता है और एक औरत बिना शादी के मां है, जिसे आप मदर और फादर कहते हैं। सरकार उनको पैसा देगी और ये लावारिस बच्चे वहां पलेंगे। उस जगह को अंग्रेजी में कॉन्वेंट कहते हैं। लेकिन हमारे यहां ज्ञान की देवी सरस्वती को इससे ज्यादा बड़ी क्या गाली हो सकती है? उसके नाम के साथ लावारिस नाजायज बच्चों के पैदा होने वाली जगह का नाम जोड़ दिया। वो कंसेप्ट ही नहीं था, आपके यहां कंसेप्ट ही अलग था। आप अपने यहां के इतिहास को न पढ़े तो भी 1800 की दौर की बात है, मैकॉले ने जो भाषण दिए हैं इंग्लैंड के अंदर, वहां की पार्लियामेंट में, आज तो आपके पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके हाथ में ना हो। आप सेकंडों में सब कुछ देख सकते हैं। उस मैकॉले के भाषण पढ़ लीजिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, क्या क्या उससे पूछा गया। उसने चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को यहां के बारे में कि भारत में एक भी आदमी अनपढ़ नहीं है और भूखा नहीं है। पूरा विचार किया और उसके बाद कहा कि जो भारत का ये सिस्टम है, जो किसी सरकार ने तय नहीं किया था, इस सिस्टम को तोड़ो। और उस सिस्टम का नाम था गुरुकुल। आज कहीं गुरुकुल नाम का शब्द ढूंढे से नहीं मिलता है। जिस सभ्यता में आचार्य चाणक्य पैदा होता हो, वहां आज कौन पैदा हो रहा है, मुझे शर्म आती है कहते हैं। लिहाजा आप जब बदलना शुरू करते हैं, अपने घर के कैलेंडर पे अचकन पहने हुए सफेद वाली गुलाब का फूल लगाए एक आदमी की तस्वीर हटा देते हैं, तो यकीन मानिए, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विचार है जिसको खत्म करने की बात है। हर आदमी में बहुत खूबियां होती हैं और हर आदमी में कोई खूबी नहीं होती, ये भी नहीं मानता मैं। लेकिन जिसकी किसी खूबी से राष्ट्र तबाह हो गया हो, उसमें हजार भी खूबी हो, बेकार है। हमारे देश में कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे भाई? उसका कसूर क्या था? सावरकर का क्या कसूर था? छत्रपति शिवाजी का क्या कसूर था जो इस देश की आजाद भारत की सरकार ने एक फ्रॉड, ये बात कोई भारत में कहेगा नहीं, बड़े अपोलिस्टिक लोग हैं, लेकिन तथ्यों के साथ कहते रहिए, जगह जगह गांव गांव ये बात पहुंच रही है। एक शख्स मक्का में पैदा हुए, वालिदा उनकी मां मक्का की नहीं थी, 1888 में पैदा हो गए, 1902 में भारत आ गए और इतने महान, न स्कूल गए, न कॉलेज गए, न विश्वविद्यालय गए। और उस दौर में, इसलिए मैंने कहा कि उस दौर के जो विजनरी लोग थे वो कितने समझदार थे, क्योंकि उनको विजनरी रहना था तो चारों तरफ मूर्खों को बिठा के रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे, राधा कृष्ण जैसे लोग मौजूद थे, जिनके नाम पे आज 5 सितंबर को आप टीचर्स डे मनाते हैं। इतने काबिल लोगों को भारत का शिक्षा मंत्री नहीं बनाया, लेकिन मक्का में पैदा होने वाले एक मूर्ख आदमी को जो ना स्कूल गया, ना कॉलेज गया, ना विश्वविद्यालय गया, उस मौलाना आजाद को भारत का 10 साल शिक्षा मंत्री बनाया। 10 साल शिक्षा मंत्री। किसी ने पूछा नहीं मेरी डिग्री कहां है। लेकिन हमें अपने आदमी के बारे में सवाल पूछने में बहुत मजा आता है।
शायद ये डर है या कुंठा है कि हम अपने आदमी को गाली देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दूसरे पे सवाल करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ नुकसान हो जाए। ये बीमारी अपने अंदर से निकालते हैं। कौन शिक्षा मंत्री बना अभी हमारे यहां? लोगों ने उसकी डिग्री पता करने की कोशिश की, इसकी डिग्री क्या है। इस दौर में 14 से के बाद की बात कर रहा हूं, अगर सबसे बेहतरीन कोई शिक्षा मंत्री थी तो